नमस्कार मित्रों। ये बहुत से विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जो संस्कृत विभाग में जो राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो बहुत मुश्किल आया था। और कईयों ने तो इतने हताश होकर कहा कि सर ये पॉलिटिकल साइंस वालों से क्या बदला ले रहे हैं क्या। ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि पेपर मुश्किल आए चाहे आसान आए, आपके सिलेक्शन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर अगर मुश्किल आया है तो सबके लिए मुश्किल आया। और अगर आप ये सोचते हैं कि 40% नंबर लाने ज़रूरी है, उसके बिना पास नहीं होंगे, तो अगर आपके 40% नंबर आ भी जाते हैं तो आप सिलेक्शन कैसे होगा आपका? आपके सबसे नीचे है। आपके जब तक 50% नंबर नहीं आते हैं लगभग, तब तक आप सिलेक्शन की बात सोचिए मत। तो अगर मुश्किल आया है पेपर, तो सबके लिए मुश्किल आया, मेरिट नीचे चली जाएगी। आपको क्या दिक्कत है? आपके लिए स्पेशली मुश्किल थोड़ी आया है। सरल आता है तो सबके लिए सरल होगा, मेरिट ऊपर चली जाएगी। तो जो जिनके नंबर नीचे हैं वो तो नीचे ही रहेंगे ना, वो ऊपर कैसे होंगे? इसलिए ये बात ही बड़ी अजीब सी लगती है मुझे कि डिफ़िकल्ट आया इसलिए बड़े परेशान हो गए बच्चे। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप पेपर वहाँ से आए कि या तो टीचर आपको नोट्स लिखा है उसमें से आ जाए, या टीचर कोई किताब बता दे उसमें से आ जाए और वो आप करके आ जाओ, फिर चाहे फेल हो जाओ। क्योंकि इतना ईज़ी आएगा तो जो आपसे बेहतर होंगे वो अच्छा कर लेंगे, तब आपको चिंता नहीं है। आपको चिंता इस बात की है कि वो सवाल समझ में नहीं आए। फिर आप टीचर्स के पास जाते हो, साहब हमको तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ से आए। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि सवाल कभी भी आपके किसी भी किताब में से नहीं आएंगे जो प्रचलित किताबें हैं, ना नोट्स में से आएंगे। इसलिए ये भ्रम तो बिल्कुल दूर कर दें। और पेपर डिफ़िकल्ट है या आसान है, इसका कोई मतलब नहीं है। पेपर कैसा भी हो, आपको अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मैंने बार-बार कहा, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 6 महीने बहुत होते हैं और उसके लिए आपको उस विषय का अध्ययन करना चाहिए 6-7 घंटे रोज़। 2-3 घंटे चाहे आप ट्यूशन करें, कोचिंग करें या ना करें, 6-7 घंटे अगर रोज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं नियमित रूप से, सही पुस्तकों के साथ, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आप लोगों को ये बताने के लिए कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कठिन आए, अब कई बच्चे छोड़ के चले गए, हम तो सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का करेंगे। अरे कमाल है! कल सेकंड ग्रेड का भी मुश्किल आ गया तो फिर थर्ड ग्रेड में चले जाओगे, फिर थर्ड ग्रेड का मुश्किल आ गया तो कहाँ घर बैठ जाओगे? तो फिर इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? आसान पेपर के लिए कर रहे हो क्या? घर वालों से पैसे लेके आए हो, जयपुर में बैठे हो? ये तो कोई तरीका नहीं है। आप पढ़िए। कई सवाल होते हैं, मुश्किल आते हैं, कईयों के जवाब सब किसी को नहीं पता होते हैं, हमको भी नहीं पता होते हैं, हमको भी ढूंढने पड़ते हैं जवाब। क्योंकि जवाब कई ऐसे होते हैं, जो कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि जैसे क्विज जैसे हैं, वो क्या पता पड़े। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप लॉजिकल कंक्लूजन करके बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे ये अधिकतर समस्या आ रही है जो राजनीतिक चिंतन या थिंकर से संबंधित सवाल है, क्योंकि वो मिलते नहीं है। बाकी तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब फैक्चुअल हैं, तो वो तो तथ्यगत है, वो आपको याद है या नहीं है इस पर डिपेंड करता है। आपने 25 बातें याद की, उसमें से 5 बातें आ गई है तो आप सही कर दोगे, नहीं आई है तो नहीं होंगे सही। तो उसमें तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। आपके याद किए हुए में से क्यों आएगा? अब कोई सवाल आया कि साहब नैम का 15वां कहाँ पर हुआ था सम्मेलन। अब आपको मैंने तो 15वां याद ही नहीं किया था, मैंने 13, 14, 12 याद किए थे। ये कोई बात थोड़ी हुई। हो सकता है अगली बार 12वां आ जाए, हो सकता है अगली बार पहले ही आ जाए। तो ये तो कुछ चीज़ें, ये तो आप जब किसी अच्छे शिक्षक के साथ पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है, वो अलग विषय है। चलिए, मैं आज जो मेरे पास बहुत से बच्चे आए, फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप आए, मिलने भी आए कुछ लोग, जो ये कह रहे हैं साहब कि ये तो पेपर बहुत कठिन आया, आप थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ कौन सा संस्कृत में आने वाला। तो मैंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ कौन सा पेपर आया। तो मैंने उनसे आज कहा कि भाई मुझे पेपर दो। तो उन्होंने पेपर दिया। उसकी मुझे व्हाट्सएप में वो भेजा था। उसको मैंने वहाँ पे अपने संस्थान में बाहर मैंने उसका कॉपी निकलवाई। अब उसमें कुछ पेजेस गायब भी हैं, वो मैंने देखे तो वो बाद में देखेंगे, मतलब एक पेज गायब ही है उसमें से, वो शायद कहीं मिस हो गया है। तो जो
लगातार जो पेजेस हैं वो 18 पेज सवाल तक आए हैं। अब ये सवालों की संख्या अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो मैंने ये 18 सवाल जो लगातार मेरे पास आए, 19 से अगला वाला वो कागज ही नहीं है, पता नहीं कल पूछूंगा मैं कि भाई वो कहाँ गया, तो 19 से कौन से सवाल थे। तो ये 18 तक के जो सवाल हैं उसके जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें से 3-4 सवाल राजनीतिक सिद्धांत या विचारकों के हैं और उनको कैसे तैयार करना। चलिए आरंभ करते हैं। ज़्यादा एक साथ 120 सवाल करने अपने को, अब 120 एक साथ करेंगे तो 1.5-2 घंटे लग जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, इतना आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता। तो रोज़ अपन 15-20 सवाल करेंगे, 4-5 दिन में पूरे हो जाएंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। रिजल्ट जब आएगा जब आ जाएगा, लेकिन इससे मालूम पड़ेगा आपको सवाल कैसे तैयार करने हैं, कहाँ से तैयार करने हैं। देखिए पहला सवाल इसमें है, भारत के ने अपने किस पड़ोसी देश को सहयोग के लिए ऑपरेशन नीर अभियान चलाया था। इसमें पांचवा तो अनुत्तरित प्रश्न है, उसको तो कहने की जरूरत नहीं है। 4 जो है वो है मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही उत्तर है मालदीव। ये दिसंबर 14 में ये अभियान चलाया गया था। इसको याद करने का तरीका ये है कि मालदीव जो है उसमें स्वच्छ वाटर नहीं होता, वो वाटर को, जो समुद्र का पानी है उसको स्वच्छ करके वो काम में लेते हैं। तो उसके लिए बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। उसमें से एक मशीन खराब हो गई, तो जब मशीन खराब हो गई तो वहाँ पर पानी की समस्या आ गई। तो भारत चूँकि सबसे नज़दीक है, बड़ा देश है, इसलिए भारत से ये रिक्वेस्ट की भाई हमको ये मशीन खराब होगी, इसको आप थोड़ा ठीक करें, जब तक ठीक नहीं हो तब तक पानी तो भेजें। तो भारत ने एक जहाज़ था सुकन्या, उस सुकन्या को दिसंबर 14 को, जो इसी समुद्र में था, उसको वहाँ भेजा, जिससे कि वहाँ पर का पानी की सप्लाई हो सके कुछ दिनों के लिए। और बाद में जब वो मशीन ठीक हुई तो पानी वापस शुरू हो गया। तो अगली बार ये आ सकता है कि कौन सा जहाज भेजा गया था, फिर तो ध्यान रखें इसको आप। दूसरा, अरे सॉरी, ये तो मैंने गलत निकाल लिया। ये चौथा नंबर का सवाल है। चलिए चौथे से कर लेते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे। 5वां नंबर का सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और भारत और अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित रक्षा समझौते और वर्ष के संबंध में सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 है भारत अमेरिका रक्षा समझौता, और सूची 2 है कौन कौन से वर्ष में हुए। इसमें जो 4 समझौते बताए गए हैं उसमें अगर आपको एक भी समझौता ध्यान है तो आपको बाकी 3 को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला समझौता क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में हुआ था, इन्होंने संख्या लिखी 2018, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यही गलत है, तो बाकी इसमें से सही आप देख सकते हैं बाद में। चलिए छठा प्रश्न है, ये फैक्चुअल है, ये इसमें कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान होने चाहिए। छठा है, निम्नांकित में से किस देश ने वर्चुअल प्रारूप में 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी की थी। ये भारत ने की थी और 17 अगस्त को की थी। ये भी, ये जो करंट अफेयर्स हैं उसमें आता है सवाल। चलिए पहला सवाल है कि सार्क के शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सवाल सुमेलित नहीं। एक आपको मालूम हो तो बाकी सब मालूम हो जाएंगे। इसमें जो सवाल है पहला तो सही है, दूसरा 2 से 3 दिसंबर 1988 में जो हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ था, कोलंबो में नहीं हुआ था, इसलिए ये गलत है। उसको आप आंसर देख लीजिए, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे ना कि ये सम्मेलन कब कब हुए, ये तो याद होने चाहिए। 6 महीने में और क्या करोगे आप, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। दूसरा सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के शासनाध्यक्षों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये भी फैक्चुअल है, तथ्यों पर आधारित है। पहला, दूसरा, 14, 15, 19 बार तक कहाँ तक हुआ था, तो इसमें 19वां हुआ था। पहला कंपाला युगांडा में हुआ था जनवरी 2024 में। तीसरा सवाल है, आसियान के चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब इसके लिए आपके पास आसियान का चार्टर होना चाहिए। 15-20 पेज का चार्टर है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो आप रखिए अपने पास। जब भी आप देखेंगे उसमें से सवाल आ ही सकता है। आप एक निगाह मानेंगे तो उसके जो पहले शब्द हैं 2-3, उन शब्दों से मालूम पड़ जाएगा कि ये सही है गलत है। जैसे उन्होंने शब्द हैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ मैं, टू प्रिजर्व, टू एंश्योर, टू मेंटेन, ये शब्द सारे उसमें, लेकिन ये नहीं है नॉन इंटरफेरेंस, पहला ही नहीं है,
इसलिए ये जो तीसरा है ये सही है। इसका आंसर इसमें ऐसा अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ नहीं है कि आसियान सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। ये फर्स्ट जो उनका चैप्टर है उसमें ये नहीं है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें जैसे यूएनओ का चार्टर बना है वैसे सारे चार्टर बनते हैं, उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, टू मेंटेन, टू प्रिजर्व, टू एंश्योर, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। इन सबको आपको देख ली, जो इस शब्द में नहीं आता वो आंसर है, गलत है वो, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग 7वां सवाल। सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत भारत के निम्नांकित में से किस देश को 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य की आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है? अब ये फिर एक जो करंट अफेयर्स है उसका सवाल है, कोई पॉलिटिकल साइंस का सवाल तो है नहीं। तो करंट अफेयर्स के सवाल में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन सद्भाव हुआ था, ये हुआ था अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत ने अपनाई है। पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, अब बनाई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत 3 देशों को भेजा गया था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। उसमें से चूंकि इसमें म्यांमार ही लिखा है, बाकी दूसरे देश हैं, इसलिए म्यांमार सही है। 8वां सवाल है, यह है राजनीतिक सिद्धांत का कि जॉर्ज एस सेबाइन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? पहला तथ्यात्मक, दूसरा कारणात्मक, तीसरा मूल्यात्मक और चौथा प्रवृत्त्यात्मक या अफेक्शनल। देखिए, जॉर्ज सेबाइन ने 1939 में रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स में एक आर्टिकल, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में एक आर्टिकल लिखा था, व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी। ये सवाल उसमें से है। इस सवाल में जो उत्तर है वो ये है कि पहले 3 जो हैं वो तो उसके हैं। ये अफेक्शनल जो शब्द है, प्रवृत्त्यात्मक, ये सेबाइन का शब्द नहीं है। ये आप अगर सेबाइन थोड़ा सा पढ़ा है तो आप कह सकते हैं तथ्यात्मक, कारणात्मक, मूल्यात्मक, एक और होना चाहिए था ऐतिहासिक, वो भी इसी का है। तो ऐतिहासिक अप्रोच है इसकी, उसमें तथ्यात्मक भी है, कारण भी बताए जाते हैं, कॉजेज क्या है, तथ्य क्या है, मूल्य क्या थे उस समय के, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट है, हिस्टोरिकल अप्रोच रखता है। लेकिन ये अफेक्शनल नहीं कर सकता, ये साइकोलॉजिकल शब्द है, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है सेबाइन, इसलिए ये शब्द इसका नहीं होना चाहिए। और ये व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी जो चैप्टर, जो आर्टिकल है, आप देख लीजिए, जो जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में छपा है, उसके अंतर्गत ये तीनों बातें लिखी हुई है। 9th है, मैकनॉटन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? अब देखिए, ये भारत के कश्मीर की जो समस्या है उसको अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा, तो उसमें हम बार बार कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में भारत मामला ले गया था, और उसमें एक, अगर वो पढ़ा है हमने, तो उसमें कमेटी बनाई थी कि इसको देखा जाए। जो उसका चेयरमैन था, वो चेयरमैन रिटायर भी हो रहा था 2 दिन बाद, लेकिन उसका एक्सटेंशन कर दिया गया और कहा गया कि इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत, उसने रिपोर्ट ही प्रस्तुत की थी कि यहाँ पर प्लेबिसाइट होना चाहिए, जिस पर अभी भी झगड़ा चल रहा है, कि शांति हो पहले तो, और शांति के बाद वहाँ प्लेबिसाइट हो, तब हम तय कर सक पाएंगे क्या है। उसको ना भारत ने माना ना पाकिस्तान ने माना। वो जो व्यक्ति था चेयरमैन, वो था मैकनॉटन। अब ये मैकनॉटन, इसमें लिखा है कि ब्राजीलियन जनरल थे, ब्राजीलियन नहीं थे, ये कैनेडियन थे, और ये सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहे थे। इसलिए पहला ही सवाल, पहला ही जो उसका उत्तर है वो गलत है, मतलब उत्तर सही है, त्रुटिपूर्ण कथन वो है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक ट्रुथ एंड मेथड के द्वारा शास्त्रार्थ मीमांसा को समाज विज्ञान के दर्शन के रूप में स्थापित किया और राजनीतिक सिद्धांत में इसको एक प्रणाली मानकर आदर्शात्मक अभ्यास को बढ़ावा दिया? देखिए, ये सवाल वो काम मैंने पहले बताया शायद, ये कि ये जो डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी है, उसको जब हम व्याख्या करते हैं उसकी, तो उसमें जो बात कही जाती है उसमें ये आता है कि ये जो 4-5 नाम है, ये सारे एक्सेप्ट डेविड ईस्टन और लियो स्ट्रॉस, ये दोनों नाम तो ऐसे हैं। लियो स्ट्रॉस तो रिवाइवल में था नहीं, वो तो ऐसे जनरल मतलब पॉलिटिकल थियरी का व्यक्ति था। डेविड ईस्टन इसका हो नहीं सकता, क्योंकि डेविड ईस्टन ने तो पॉलिटिकल थियरी को, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन में सम्मिलित था वो तो। थॉमस कुन नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइंटिफिक थियरी की बात करता है, स्ट्रक्चरल रिवोल्यूशन की बात करता है, लेकिन वो रिवाइव कर रहा था क्योंकि उसने एक जनरल थियरी दी थी। तो इसमें, और गेडिमर जो है वो जर्मन फिलोसोफर है। अब इसका नाम कहाँ से आएगा? ये है इसका ट्रूथ एंड मेथड गेडिमर का, जिसने
एक नई अप्रोच दी थी, 1960 में उसकी पुस्तक थी। ये मैंने एक पुस्तक रेफर की है जो और कोई रेफर नहीं करता। वो है द रिटर्न ऑफ ग्रैंड थियरी इन द ह्यूमन साइंसेस, एडिटेड बाय स्किनर। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, गूगल में देख लीजिए, अमेजोन पे देख लीजिए। द रिटर्न ऑफ ग्रैंड थियरी इन द ह्यूमन साइंसेस, एडिटेड बाय क्विंटन स्किनर, 1985। उसमें 10-11 चैप्टर्स हैं। उनमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने ये ग्रैंड थ्योरी यानी ये नॉर्मेटिव थियरी को वापस से रिवाइव किया 1960 के दशक में और 70 के। उसमें जॉन रॉल्स भी है, उसमें गैडेमर भी है, उसमें थॉमस कुन भी है। तो ये जो ट्रुथ एंड मेथड शब्द है, ये इंटरप्रिटेशन का शब्द है कि ट्रुथ किस इंटरप्रिटेशन से प्राप्त होता है, किस व्याख्या से सत्य को प्राप्त किया जाता है, और जिसे वो कहता है हर्मेनेटिक अप्रोच जिसे कहा जाता है। अब अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, शब्द है विशेष। अंग्रेजी में हर्मेनेटिक अप्रोच यानी एक विशेष प्रकार का व्याख्या जब की जाएगी तब हम सत्य तक पहुंचे, ये है गैडेमर का कहना। तो गैडेमर, उसमें कौन कौन लोग हैं? गैडेमर भी है, हैबरमास भी है, डेरिडा भी है, फूको भी है, थॉमस कुन भी है, रॉल्स भी है। अब अगली बार कोई दूसरा नाम आ जाएगा तो आपको ये नाम पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ठीक है। इसके बाद है 11वां प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के नव संस्थागत दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। कथनों पर विचार करें। पहला है, संस्थाओं को स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में देखने के बजाय जिस स्थिति में वे समय और स्थान से लगभग बाहर मौजूद होते हैं, नए संस्थागतवादी इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थाएं एक विशेष मानक और ऐतिहासिक संदर्भ में अंतर्निहित होती है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं की अब राजनीतिक संगठनों के साथ बराबरी नहीं की जाती है। उन्हें चीजों के रूप में नहीं बल्कि नियमों के समूह के रूप में देखा जाता है जो व्यक्तिगत कर्ताओं के व्यवहार को निर्देशित या बाधित करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या गलत है? ठीक है। अब ये कैसे मालूम पड़े? अब इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का अध्ययन करना पड़ेगा। ये स्कूल शिक्षक में तो नहीं है, लेकिन ये कॉलेज शिक्षक, कॉलेज के एग्जाम में, कॉलेज प्रोफेसर्स के एग्जाम में होता है, उसमें पार्ट है ये जो वहाँ पर आया है। अब इसको कहाँ से पढ़ें? इसको जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेगा आपको माने। अगर आप कॉलेज प्रोफेसर्स के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए पुस्तक है, आप देख सकते हो इंटरनेट पर भी, अमेजोन पे, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी थियरीज एंड इश्यूज। ये टेक्स्ट बुक है बाय पॉल कैने, PAUL पॉल, CAINEY, पॉल कैने। इसका चैप्टर 5 है। किताब का नाम वापस बता दूं, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी थियोरीज एंड इश्यूज बाय पॉल कैने, CAINEY। चैप्टर 5 का टाइटल है इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। 2019 का सेकंड एडिशन है जो मेरे पास है, देखा था मैंने, उसमें ये इसका उत्तर मिलेगा आपको। और इसका उत्तर है सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। यानी संस्थाओं को, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में संस्थाओं को माना जाता है कि वो ऑटोनॉमस नहीं होती, वो जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में होती है, जिस संस्कृति में होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, उससे बनती है। और दूसरा, ये संस्थाएं कोई चीज नहीं है इसको देखा जा सके, ये नियमों के अनुसार काम करने की प्रक्रिया है। ये दोनों बातें नव संस्थावादी मानते हैं, जो इनको संस्थावादियों से अलग करते हैं। ठीक है। 12वां सवाल है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने कार्ल पॉपर को विपरिवर्तित प्लेटोवादी कहा है? इनवर्स प्लेटोनिस्ट। अब देखिए, ये सवाल ऐसा है कि आपको अगर थॉट पढ़ा है तो अगर आपको इसका नहीं भी मालूम है तब भी आप इसका मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रोनाल्ड यंग और नॉर्मन जैकोब्सन ये पॉलिटिकल थियरी पे बात करते हैं। रोनाल्ड यंग का तो मुझे पता नहीं, नॉर्मन जैकोब्सन तो पॉलिटिकल थियरी का है, लेकिन इसने कोई प्लेटो और कार्ल पॉपर के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। क्योंकि जब आपने प्लेटो पढ़ा और प्लेटो की आलोचनाएं पढ़ी हो तो उसमें ये नाम तो कभी आया ही नहीं। न तो रोनाल्ड यंग आया, न नॉर्मन जैकोब्सन आया, न मलफोर्ड सिबली आया। सिबली ने बस थोड़ा सा, जो सिबली की किताब है मुख्य रूप से वो तो है एंटी साइंटिफिक रिवोल्यूशन की, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को सही मानता है, इसलिए उसने उसके संदर्भ में कार्ल पॉपर की आलोचना की है कि वो फैक्ट की बात करता है, वेरिफिकेशन के सिद्धांत की बात करता है, वो सही नहीं है। लेकिन प्लेटो के संदर्भ में पॉपर क्या कहता है इसके बारे में सिबली बात नहीं करता। इसके बारे में बात कौन करता है? लियो स्ट्रॉस, क्योंकि लियो स्ट्रॉस ने प्लेटो पर बहुत कुछ लिखा है। अब लियो स्ट्रॉस की ने डायरेक्ट प्लेटो पे कोई किताब नहीं लिखी है, लेकिन उसकी बहुत सी किताबें आप जानते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी है, जो एसेज हैं बहुत सारे, प्लेटो पे बहुत सारे उसने विचार
दिए, उसने भाषण दिए, उसने प्लेटो के द लॉज के ऊपर बहुत से भाषण दिए जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसके और पॉपर के बीच में प्लेटो के विचारों की व्याख्या को लेकर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। वो पॉपर कहता है, जो आप जानते हैं, कार्ल पॉपर ने कहा था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो वह प्लेटो को शत्रु मानता ओपन सोसाइटीज का, क्योंकि उसने दार्शनिक राजा की अवधारणा दी जो वो मानता है कि एक सर्वसत्ताधारी राज्य की तरफ इंगित करता है। लियो स्ट्रॉस दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, ये गलत है। वो कहता है ये एसोटेरिक राइटिंग है। जो नव शब्द दिया ये भी आ सकता है कि एसोटेरिक राइटिंग, गूढ़ अर्थों वाली, किसने कहा है, किसने नहीं ये टर्मिनोलॉजी काम में ली है फिलोसोफर्स के इंटरप्रिटेशन करने में, एसोटेरिक। तो वो लियो स्ट्रॉस करता है। वो मानता है कि प्लेटो ने जो कुछ लिखा है वो बड़ी माइथिकल एसोटेरिक भाषा है जो हर कोई नहीं समझ सकता। उसने दार्शनिक राजा के राज्य की कल्पना उसने एक व्यंग के रूप में की है कि राजा हमेशा जो बनते हैं वो, क्योंकि उस समय राजाओं का ही राज था, प्रजातंत्र के तो विरुद्ध थे ये सारे विचारक जो थे। तो राजा जो बनता है वो टोटलिटेरियन होगा, हमेशा सर्वसत्तावादी होगा। इसलिए उसको दार्शनिक बनाओ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, कुछ अच्छा समझदार होगा, तो वो नहीं बनेगा वो डिक्टेटर। तो वो व्यंग में कहा उसने, उसको समझने की जरूरत है। उसके प्लेटोनिक जो विचार हैं वो बड़े व्यंगात्मक और बड़े माइथोलॉजिकल और बड़े एसोटेरिक हैं। और कार्ल पॉपर कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो जो है दार्शनिक राजा का मतलब सारी शक्तियां उसको दे दे तो वो तो डिक्टेटर ही होगा, और क्या होगा। ये दोनों में विवाद है। जब दोनों विवाद है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा कि जो दोनों प्लेटो और पॉपर पर विचार रखते हैं वही तो आंसर होगा, बाकी तीन तो रखते ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है लियो स्ट्रॉस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 13वें सवाल पर। वो है निम्नांकित में से, ये सवालों की जो नंबरिंग है वो पता नहीं आपके किस और हो सकती है, मैं तो इसलिए सवाल पढ़ रहा हूँ आपके। निम्नांकित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द नेशन स्टेट में कहा है कि पारंपरिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्राकृतिक, यहां तक कि असंभव इकाइयां बन गई हैं। ये जो किताब है इसका पूरा नाम है द एंड ऑफ द नेशन स्टेट एंड द राइज ऑफ रीजनल इकोनॉमीज। ये है केनिच ओहोमाई। ये वो विचारक हैं जिन्होंने ये थियरी प्रपोज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो है उसके संदर्भ में बात करता है। वो रीजनल कोऑपरेशन जो हो रहा है वो ये जो बड़े बड़े राष्ट्र बने हुए हैं इनको थ्रेटन कर रहा है। ये बड़े बड़े राज्य जो अमेरिका, रूस और ये जो है वेस्टर्न यूरोप के, ये बड़े बड़े राज्य थ्रेटन हो रहे हैं। इसलिए स्टेट की कॉन्सेप्ट, संप्रभुता की कॉन्सेप्ट ही खतरे में है। ये इसका मूल आर्ग्यूमेंट था। इसलिए अगर इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो ये आप बता सकते हैं। केनिच ओहिमाई। 14th है भाषाई स्कूल के विद्वान टी.डी. वेल्डन के राज्य के विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन सही है। पहला, उसकी पुस्तक द वोकेबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो सही है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि उस किताब का नाम वोकेबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स है। ये तो आप याद ही करते हो किताबों के नाम, तो 1960 की पुस्तक है। दूसरा है राज्य की अवधारणा एक निराशाजनक रूप से उलझा हुआ शब्द है जो अक्सर खतरनाक रूप से भ्रामक रहस्यमय अर्थों से भरा है। और तीसरा है राज्य स्पष्टतः उच्च कोटि की दार्शनिक रुचि का विषय है। देखिए इसमें जो आंसर है इसमें पहला तो सही है ये, और सेकंड और थर्ड में से कौन सा सही है। तो आपको थोड़ा सा टी.डी. वाल्टन के बारे में मालूम होना चाहिए। उसने, वो जो विचारक था वो मूल रूप से क्या था, उसने 1960 में जो ये मिस्टिकल और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी थी, उस समय वो जमाना वही था, आप जानते हैं 1950 से 1970 तक का जमाना वही था। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के खिलाफ लिख रहे थे सब लोग। तो राज्य को अमूर्त मानना मॉलिटिकल पॉलिटिकल थियरी में, फिलोसॉफिकल मानना, इसके वो विरुद्ध था वाल्टन। अधिकतर लोग उसके विरुद्ध थे। वो कहते नहीं, राज्य जो है कॉन्क्रीट है, राज्य की भाषा जो है वह यथार्थ की भाषा है, गवर्नेंस की भाषा है। ये कोई माइथोलॉजिकल थोड़ी है, ये कोई मिस्ट्री थोड़ी है जिसको सॉल्व करनी है। जब ऐसी बात उसने कही तो इसका मतलब ये कि राज्य की, उसने कहा राज्य की अवधारणा को जबरदस्ती मिस्टिक बनाया गया है। जो सेकंड पॉइंट है इसका कि राज्य की अवधारणा एक निराशाजनक रूप से उलझा हुआ शब्द है, जबरदस्ती इसको उलझा दिया गया है, जबकि वास्तव में यह एक साधारण जो यथार्थ का जो स्थिति है उसको प्रतिनिधित्व करता है। ये कहना था टी.डी. वाल्टन का। तीसरा सही इसलिए नहीं है कि वो इसको दार्शनिक नहीं मानता, दार्शनिक रुचि का विषय नहीं है, ये तो यथार्थ का विषय है।
जो उसकी टी.डी. वॉल्टन की किताब में जो वो आर्ग्यू करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें उत्तर होगा फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववाद का समर्थक नहीं है। अब देखिए साहब, ये तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अस्तित्ववाद के बारे में जानते हैं, हालांकि आपके इसमें नहीं है, उसमें कोर्स में होगा, मैंने देखा नहीं कोर्स। तो इसमें देखिए आप, ये जो सार्त्र, कामू और येस्पर्स, ये तो अस्तित्ववादी है, और ये जो है डैनियल कोहट, ये तो थिंकर ही नहीं है, ये तो पॉलिटिशियन है फ्रांस का, तो ये तो राजनीतिज्ञ है, इसका क्या लेना था अस्तित्ववाद से। तो आंसर क्या हो गया कि ये गलत है। थोड़ा सा क्यों, ये थोड़ा बहुत हमें मालूम हो तो हम मालूम कर सकते हैं। चलिए 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है। सी सिल्वेस्टर, जे टिकनर, निकोस पोलांजा एंड जोसेफ स्टालिन। देखिए साहब, इसमें बड़ा सिंपल है कि बाकी जो दो है, सिल्वेस्टर टिकनर के बारे में हम जानते नहीं है, स्टालिन के बारे में जानते हैं, वो तो इसको सामाजिक संगठन क्यों कहेगा, वो तो मार्क्सिस्ट था पूर्ण रूप से, और मार्क्स के जिसे ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन को मानता था कि राज्य जो है वह उत्पादन की शक्तियों से निर्मित होता है और उस पर पूंजीवाद का नियंत्रण होता है। और स्टालिन का स्वयं का जो शासन था वो ये था कि पूंजीवाद से साम्यवाद लाने के बीच में जो स्थिति है वो हमारी स्थिति है, हमने, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर नियंत्रण किया है, जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियत है। बाद में जब सारी वर्गों को हम खत्म कर देंगे तब फिर हम भी चले जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो इसमें जो आंसर होगा वो है निकोलस पोलांजा, क्योंकि पोलांजा और मिलीबैंथ, इनके मध्य में एक बहस हुई थी, दोनों नियो मार्क्सिस्ट हैं, और उस बहस में पोलांजा जो है वो अल्थुजर की तरह एक स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट है, और उसने ये आर्ग्यू, उसने जो नियो मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी उसमें से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तित करते हैं, जैसे ग्रामशी ने किया था कि उसने कहा था हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, ऐसे इसने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो पोलांजा कहता है कि ये जो राज्य है वो रिलेटिवली ऑटोनोमस होता है, और वो सामाजिक, ये जो शब्द काम में लिया गया है, ये जो कि ये एकीकृत सामाजिक गठन है, ये शब्द उसका है, उसके पहले आर्टिकल, 2 आर्टिकल लिखे थे उसने, पोलांजा ने, पहले आर्टिकल में ये शब्द है जो बाद में किताब के अंदर भी आया है। ठीक है, तो ये निकोलस पोलांजा इसका आंसर है। 17वां है, किसने विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्तता रखता है और ये तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है। अब ये सवाल मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है एग्जैक्ट। इसका आंसर मूल रूप से है नियो मार्क्सिस्ट, वो मानते हैं ऐसा, लेकिन चूंकि इसमें नियो मार्क्सिस्ट नहीं है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, रोनाल्ड ड्वर्किन, हीगल, बेंथम एंड कार्ल मार्क्स। तो ड्वर्किन हो नहीं सकता, वो तो, उसका तो कोई संबंध ही नहीं इस तरह की राज्य के बारे में बात करने, वो तो अधिकारों के बारे में बात करता है। हेगल हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो राज्य को मानता है कि सब कुछ राज्य में होता है, एथिकल है, वो अलग इंडिपेंडेंट थोड़ी है, और वो निष्पक्ष भी नहीं होता, वो तो मूल्यों को समाज में लागू करना चाहता है, अच्छे मूल्यों को, नैतिकता को। बेंथम जो है वो भी नहीं मानता कि मध्यस्थ हो सकता है, क्योंकि वो मानता है कि राज्य का काम है अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख देना, तो मध्यस्थ कैसे होगा, वो तो काम करेगा ये। और कार्ल मार्क्स बचा, वो कहता है कि राज्य मध्यस्थ नहीं हो सकता और तुलनात्मक रूप से स्वायत्तता रखता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहस ये है कि वो अपने सिद्धांत में तो मानता है कि वह जैसे उत्पादन की शक्तियों से बनता है, और कैपिटलिस्ट जो है वो उस, चूंकि उत्पादन शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए वो राज्य को अपनी कठपुतली बनाकर शोषण का काम करते हैं। लेकिन ये जो स्वायत्तता की अवधारणा है, ये वास्तव में नियो मार्क्सिस्ट की अवधारणा है, ग्रामशी की है, पोलांजा की है, इन सब की है। तो ये आंसर, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा है, लेकिन अगर इन चारों में से आंसर लिखना है तो फिर कार्ल मार्क्स ही होगा इसका उत्तर, तो बाकी 3 तो है नहीं। अंतिम सवाल है जो मैंने देखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन ये तर्क देता है कि राज्य आत्मिक तत्वों से ग्रस्त एक अमूर्त और रहस्यमय विश्वास है कि राज्य किसी न किसी प्रकार के पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये आलोचना कर रहा है जो लिखने वाला है कि राज्य, मेरे से पहले जो लोग थे वो इसको ऐसा मान रहे थे राज्य को कि आत्मिक तत्वों से ग्रस्त है। कौन लोग हैं? डेविड ईस्टन, पावेल, पोलांजा, बेंटले। अब देखिए इसमें जो सवाल का अर्थ जो सही है वो तो है आर्थर बेंटले, क्योंकि ये जो सोल स्टफ या आत्मिक तत्व शब्द काम में लिया गया है, ये ना तो डेविड ईस्टन काम में लेता है, ना पावेल काम में लेता है,
न पोलांजा काम में लेता है, ये बेंटले काम में लेता है। अपनी किताब थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में, उसमें एक शब्द काम में लेता है सोल स्टफ, या जिसे आत्मिक तत्व का है। अब इसका अपना सवाल बन सकता है, यह ध्यान रखना आप, अगली बार ये सवाल आ जाएगा आत्मिक तत्व शब्द किसने काम में लिया था। तो ये 18वां सवाल है, इसका उत्तर है बेंटले। अब इसमें क्या मुश्किल है। तो ये 19वां मेरे पास नहीं है, ये मैं कल पूछूंगा कि भैया बीच में से कहाँ चले गए सवाल। तो कल मैं जो बीच में 19 के बाद वाले नहीं है मेरे पास, कुछ दूसरे सवाल हैं, तो वो मैं कल पूछ के 1-2 दिन में, या तो कल या परसों जब भी है, मैं आपके सामने वापस आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आप सुनना चाहते हैं उत्तर, तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को वीडियो भेजिए और संपर्क कीजिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, नमस्कार।